वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों तक भी पहुंचती है, न वो सूरज निकलता है न अपने दिन बदलते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। जी हां, कोरोना काल की ये अंधेरी सुरंग कब और कहां जाकर खत्म होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। घुप अंधेरे में रोशनी की थोड़ी बहुत उम्मीद सरकार से ही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये उम्मीद भी छलावा ही साबित हुई है। जब देश में कोरोना के आने की दस्तक पड़ चुकी थी, तब मोदी सरकार ट्रंप की मेहमान नवाजी और मध्य प्रदेश की सरकार गिराने और कोरोना से डरने की चेतावनी देने वालों का मजाक उड़ाने में लगी हुई थी। कोरोना के खतरे को जानबूझकर अनदेखा किया गया और उसका नतीजा पूरा देश अब भुगत रहा है। सरकार ने एहतियाती कदम उठाया, जैसे सबसे पहले एक दिन का जनता कर्फ्यू और उसके बाद लॉकडाउन। लेकिन अब लग रहा है कि ये एहतियाती कदम जो थे वो ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी से भागने वाले कदम थे, क्योंकि अगर वाकई एहतियात बरती गई होती तो देश लॉकडाउन के पहले फेज में ही कोरोना के खतरे से बहुत हद तक बच चुका होता। लेकिन लॉकडाउन के बावजूद मामले बढ़ते गए और सरकार लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करती गई। पहले 25 मार्च से 24 अप्रैल तक पहला लॉकडाउन, फिर बढ़कर 3 मई तक दूसरा लॉकडाउन और अब 17 मई तक तीसरे लॉकडाउन की घोषणा से साफ हो चुका है कि मोदी सरकार के पास कोरोना से मुकाबले के लिए कोई प्लान नहीं है। तारीख पर तारीख, ये डायलॉग अक्सर न्यायिक मामलों में देरी के लिए बोला जाता है। फिल्म दामिनी में सनी देओल ने इसे बड़े दमदार तरीके से बोला था और अब तो सनी देओल भाजपा से सांसद हैं, इसीलिए उनका ये डायलॉग तो केंद्र की भाजपा सरकार को ज़रूर याद रहना चाहिए, क्योंकि अब तो पूरा देश मोदी सरकार से पूछ सकता है कि तारीख पर तारीख, क्या यही है कोरोना से निपटने के लिए आपका प्लान? जब पहला लॉकडाउन किया गया तो उसके लिए महज 4 घंटों का समय देश को दिया गया। नतीजा ये हुआ कि हर ओर अफरा तफरी मच गई। सबसे ज़्यादा बुरे हाल हुए मजदूरों के और घर से दूर रहकर रोजी रोटी कमाने वालों के। उनके लिए घर पहुंचने के, कमाई के और सबसे बढ़कर सम्मान के साथ जीने के दरवाजे बंद हो गए। मेहनतकश लोगों को सरकार के निकम्मेपन ने हाथ पसारने पर मजबूर कर दिया। जिस तरह धर्मस्थलों के बाहर खड़े याचकों को दान दिया जाता है, उसी तरह देश भर में हजारों लाखों लोगों को लाइन में खड़े करके भोजन बांटना शुरू हो गया। मोदी सरकार ने देश के आम आदमी को फिर लाइन में खड़ा कर दिया। लॉकडाउन फेज 1 के बाद भी कोरोना संक्रमण के मामले नहीं थमे, बल्कि मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। इस बीच उत्सवों की तरह ताली बजाने, गरबा करने, दिया जलाने के खेल तमाशे भी हो गए। लेकिन सरकार इस दौरान कोरोना की रोकथाम के लिए और कोई कारगर योजना नहीं बना पाई। देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण बिना किसी तैयारी के 15 अप्रैल से शुरू हो गया, जिसे 3 मई तक चलना था। इस दौर में भी सरकार के कोई निर्णायक कदम देश ने नहीं देखे। रैपिड टेस्ट के लिए जो किट चीन से मंगाई गई वो खराब निकली। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट की व्यवस्था भी पूरी नहीं हुई। यानी न टेस्ट पर्याप्त संख्या में हुए, न इलाज के दौरान बचाव की पूरी तैयारी थी। दूसरे दौर के लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की हालत और बिगड़ गई। सरकार से गुहार लगाई जाने लगी कि इन्हें किसी तरह इनके घरों तक पहुंचाया जाए, ताकि हजारों किलोमीटर पैदल चलने और बीच राह में तड़प कर मर जाने की जो दुखद तस्वीरें देश ने देखी हैं, उन्हें लगातार न देखना पड़े। सरकार तब भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। कोटा से संपन्न परिवारों के बच्चों को बुलाने के लिए बस की व्यवस्था और विदेश में बसे भारतीयों के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन लाचार प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन की व्यवस्था करने की सुध सरकार को तीसरे लॉकडाउन के 2 दिन पहले आई। पंजाब और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्य मजदूरों को वापस लाने के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग कई दिनों से कर रहे थे। अब जाकर सरकार ने फैसला किया है और तेलंगाना से झारखंड तक मजदूरों को लेकर पहली विशेष ट्रेन चली है। तो देर आयद दुरुस्त आयद, ये मुहावरा जिंदगी जीने के दौरान तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब सवाल जिंदगी और मौत का हो तो देर होने पर दुरुस्त करने के लिए कुछ नहीं रह जाता। बेशक घर लौटने के लिए ट्रेन की व्यवस्था होने पर अब तक अपने हाल पर जिंदा बहुत से प्रवासी मजदूरों की मदद हो जाएगी, लेकिन क्या इससे उनकी जिंदगी भी संभल जाएगी, ये बड़ा सवाल है। जो तबका रोज कमाता और रोज खाता हो, जिसके लिए एक दिन की कामबंदी का मतलब जबरिया उपवास हो, उसके लिए 1.5-2 महीनों की कामबंदी कितनी कष्टदायक होगी, उसका एहसास कोई भी भरे पेट नहीं कर सकता है। और मौजूदा केंद्र सरकार तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि उसकी संवेदनहीनता जो है, उसके उदाहरण तो बढ़ती महंगाई पर दिए बयानों से सामने आ ही गए थे। याद कीजिए कैसे बॉलीवुड फिल्मों के कलेक्शन से देश में समृद्धि का पैमाना मापा गया था, या प्याज महंगी होने पर यह कहा गया था कि हमारे घर प्याज नहीं खाई जाती। ऐसी संवेदनहीन सरकार से देश उम्मीदों की टकटकी लगाए बैठा है कि इस वक्त रोजगार और व्यापार का जो संकट आया है, उससे
निकलने के लिए कोई बड़ा ऐलान या राहत पैकेज दिया जाएगा, लेकिन इस मोर्चे पर भी निराशा ही हाथ लग रही है। उधर सरकार अपने लिए और अपने दोस्तों की मदद के लिए खर्च करने को तैयार नजर आ रही है। देश इस वक्त गंभीर नकदी संकट से गुजर रहा है। सरकार अपना खजाना खाली बता रही है, लेकिन शायद ये खालीपन केवल आम आदमी के लिए ही है, क्योंकि जब देश के पास वेंटिलेटर, आइसोलेशन वार्ड और टेस्टिंग के लिए किट तक नहीं है, तो इस वक्त भी सरकार अपने लिए सीमेंट के भव्य इमारत खड़ी करना चाह रही है। जी हां, सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया है। आपको बता दें कि संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक की इमारतें जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों और इंडिया गेट जैसी प्रतिष्ठित इमारतें सेंट्रल विस्टा में आती हैं। इस जगह की लगभग 86 एकड़ भूमि से संबंधित भूमि उपयोग में बदलाव की अधिसूचना केंद्र सरकार ने 20 मार्च 2020 को जारी की। अब यहाँ एक नया संसद भवन और एक नया आवासीय परिसर बनाकर उसका पुनर्विकास करने का प्रस्ताव है, जिसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के अलावा कई नए कार्यालय भवन होंगे। हजारों करोड़ की ये रकम अगर कारोबारियों और मजदूरों की बेहतरी के लिए खर्च किया जाता तो उससे देश में आर्थिक विकास का रुका हुआ पहिया आगे बढ़ता। लेकिन सरकार के लिए शायद अपने ऐशो आराम ज्यादा जरूरी हैं। एक ओर सरकार के पास नकद की कमी है, उसे खुद अमेरिका, एडीबी, वर्ल्ड बैंक इन सब से मदद की गुहार लगानी पड़ रही है या अपने कर्मचारियों की वेतन में कटौती करनी पड़ रही है, तो दूसरी ओर भगोड़े उद्योगपतियों के लिए फिर एक मेहरबानी हो गई है। जी हां, एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि देश के बैंकों का पैसा जानबूझकर नहीं चुकाने वाले 50 सबसे बड़े बकायेदारों के 68,607 करोड़ रुपए के कर्ज को बट्टे खाते में डाल दिया गया है। हालांकि रिजर्व बैंक की सफाई है कि राइट ऑफ एक बैंकों की तरफ से की जाने वाली अकाउंटिंग की प्रक्रिया होती है, जहां कर्ज को एक अलग बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि कर्ज की वसूली ही बंद कर दी जाती है। जैसे ही बैंक कर्ज की वसूली कर लेते हैं, वो उनके मुनाफे में दिखाई देता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी यही कह रही हैं कि राइट ऑफ करने का मतलब कर्ज माफी नहीं है, लेकिन वो कम से कम एक एग्जाम्पल देश को बता दें जब किसी बड़ा कहलाने वाला उद्योगपति से राइट ऑफ कर्ज की वसूली किसी बैंक ने की हो। हजारों करोड़ कर्ज लेकर देश से भागने वाला विजय माल्या या मेहुल चौकसी से सरकार किस तरह कर्ज वसूलती है, ये भी आने वाले सालों में देश देख ही लेगा। बेरहमी, बदइंतजामी और बहाने, मोदी सरकार के ये 3 मूल मंत्र देश पिछले 6 सालों से देख रहा है। कहां तो खुद को गंगा पुत्र कहकर मोदी जी ने शपथ ली थी कि वे अच्छे दिन लाएंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई को देश से भगाएंगे, लेकिन हालत देखिए, एक अग्नि परीक्षा देश के सामने आई और सारे वादे धू धू कर जलने लगे। सरकार की लगातार अनदेखी और अविचारित फैसलों का ही असर है कि अब गरीब आदमी के साथ साथ छोटे बड़े कारोबारी जो हैं वो खाली होती जेबों से डरने लगे हैं। इस पर सरकार की अकड़ ऐसी कि वो अर्थनीति के जानकारों की सलाह भी अनसुनी कर रही है, उसे भी राजनीति के चश्मे से देख रही है। मोदी जी ने जब सत्ता संभाली थी तो बातें बहुत बड़ी बड़ी की थीं। आपको याद होगा कि मेक इन इंडिया का शेर खड़ा किया गया था, लेकिन आज ये कागजी शेर साबित हो रहा है, क्योंकि पीपीई और टेस्टिंग किट भी हमें दूसरे देशों से खरीदनी पड़ रही हैं। मोदी जी ने नोटबंदी का जानलेवा जोखिम उठाने के लिए देश को लाइन में खड़ा कर दिया, जिस वजह से आम आदमी की कमर टूट गई और कोरोना के बाद हुए लॉकडाउन ने उसी चोट पर फिर से वार किया है। जीएसटी का फैसला भी कारोबार के लिए घातक साबित हुआ। रोजगार के नाम पर पकौड़ा तलने की सलाह इस कदर भारी पड़ी कि देश की बड़ी युवा आबादी काम के लिए तरसने लगी, और इन पुरानी गलतियों के जख्म इस कोरोना काल में फिर से दर्द दे रहे हैं। अगर देश में संपन्न लोगों की संख्या बढ़ी होती तो शायद आज हालात इतने बुरे ना होते, लेकिन अब तो भविष्य को लेकर कोई उम्मीद नजर ही नहीं आ रही है। दुनिया के 73 देशों में लागू सख्त लॉकडाउन में भारत सबसे ऊपर है और इस दौर में देश में बेरोजगारी दर 24% तक पहुंच गई है, जो अब तक की सबसे अधिक है। मार्च में भारत से पूंजी का पलायन भी सबसे अधिक हुआ है। मोटे तौर पर 15 अरब डॉलर देश से बाहर चले गए। औद्योगिक उत्पादन बुरी तरह ठप हुआ है, लिहाजा घरेलू स्तर पर कमाई के अवसर घटे हैं। लॉकडाउन के चलते एमएसएमई कंपनियों को आशंका है कि 15 से 20% इकाइयां बंद हो सकती हैं। इसका सबसे ज्यादा असर रोजगार पर पड़ेगा। दूसरा बड़ा संकट ये है कि ज्यादातर इकाइयों में 40 से 50% काम करने वाले दूसरे राज्यों के होते हैं। लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होने से ठीक पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को प्रवासी श्रमिकों को ट्रेन और बस से अपने यहाँ ले जाने की अनुमति दी है। ऐसे में लॉकडाउन खत्म होने के बाद इन इकाइयों में काम शुरू होने में दिक्कतें आएंगी। देश की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में जीडीपी में करीब 70% योगदान मिलता है और करीब 44% रोजगार यहीं पर है। लेकिन लॉकडाउन में इन 2 क्षेत्रों में हर हफ्ते करीब 2 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। देश की बड़ी आबादी इस नुकसान को कैसे और कब तक झेलेगी, ये चिंता भरा सवाल है, जिसे मोदी सरकार शायद हल ही नहीं करना चाहती।
तो मोदी सरकार के सामने इस वक्त महामारी से देश को बचाने और आर्थिक संकट से निपटने की दोहरी चुनौती है। वायरस के प्रकोप की रोकथाम की कीमत गरीबों, कामगारों और प्रवासी मजदूरों को अदा करने नहीं दी जा सकती और न ही अर्थव्यवस्था की नींव इस कदर कमजोर होने दी जा सकती है कि महामारी से उबरने के बाद देश आर्थिक मलबे पर बैठा हुआ नजर आए। कड़वी सच्चाई यह है कि यह वक्त दो तरह की जिंदगियों में से एक को चुनने का है। मोदी जी के शब्दों में कहें तो जान के साथ जहान भी बचाने की चुनौती है, जिससे निपटने के लिए सरकार को जानकारों की सलाह लेनी ही चाहिए, जैसी कि हाल ही में रघुराम राजन ने दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने जिस 1,70,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी, वो जीडीपी का मात्र 0.8% ही है। इसका एक बड़ा हिस्सा कोविड से पहले ही बजट में शामिल किया गया था, इसीलिए इस नए राहत पैकेज का असर बहुत सीमित है। जानकारों का मानना है कि केंद्र को जीडीपी के कम से कम 4% के बराबर राजकोषीय राहत पैकेज जारी करना चाहिए, जो करीब 8 लाख करोड़ की राशि होगी। ये कामगारों को सीधी नकदी सहायता के साथ छोटे बड़े व्यवसायों को लंबित भुगतान के रूप में होना चाहिए। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने राहुल गांधी से एक चर्चा में सलाह दी है कि गरीबों की मदद के लिए सरकार को 65,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे और देश की जीडीपी के 200 लाख करोड़ में से इतना खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि सीएमआई के आंकड़े से पता चलता है कि कोरोना के कारण करीब 5 करोड़ लोगों की नौकरी जाएगी और करीब 6 करोड़ लोग श्रम बाजार से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से अर्थव्यवस्था खोलनी चाहिए, जिससे लोगों को नौकरियां मिलना शुरू हों। देश के जाने माने उद्योगपति एनआर नारायण मूर्ति ने भी कहा है कि अगर लॉकडाउन चलता रहा तो लोग कोरोना की बजाय भूख से मरने लगेंगे। तो सरकार को सही सलाह देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार कभी देश में सबका विकास, खासकर गरीबों का विकास करने के लिए मिल रही सलाहों को सुनेगी, या गरीबों की संख्या छिपाने में ही सारी होशियारी दिखाई जाएगी। देश की एक बड़ी आबादी के सामने रोजगार का सवाल है, गरीबी के आंकड़े बढ़ने का डर है, लेकिन इस डर का सामना करने और उसे दूर करने की जगह सरकार लॉकडाउन का सहारा ले रही है, जबकि दुनिया के कई देश इस वक्त ऐसे फैसले ले रहे हैं जो इस मुश्किल घड़ी में जनता को राहत देंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कोरोना की वजह से भारत में असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाएंगे। एनएसएसओ ने साल 2011-12 में आंकड़ा दिया था कि देश में 27 करोड़ गरीब हैं, यानी कुल आबादी का 21.9%। यूपीए सरकार के वक्त योजना आयोग ने प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से गरीबी रेखा तय की थी। गांव में अगर एक आदमी 25 रुपये रोजाना कमाता है तो वो गरीब नहीं माना गया। इन 8-9 सालों में 25 रुपये की कीमत लगभग 2.5 रुपये की जितनी भी नहीं रह गई है और मोदी सरकार ने अभी गरीबों के नए आंकड़े नहीं बताए हैं। लेकिन आईएलओ की चेतावनी है कि इस लॉकडाउन में गरीबों की संख्या बढ़ेगी। इसका एक कारण ये समझ में आता है कि लोगों के पास रोजगार के और कमाई के अवसर घट गए हैं। जब वे कमाई ही नहीं करेंगे तो खर्च कैसे करेंगे? आमदनी और खर्च की पूरी चेन बिखरने से देश में गरीबों की संख्या बढ़ेगी। इसीलिए अर्थशास्त्री लोगों तक डायरेक्ट कैश पहुंचाने की बात सरकार से कह रहे हैं। अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय आय का 10% राजकोषीय राहत पैकेज जारी किया है। इसके तहत कामगारों और उनके परिवारों को नकदी सहायता और लघु एवं मध्यम व्यवसायों को मदद पहुंचाने का उद्देश्य है। वहीं इंग्लैंड के अर्थमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने बाउंस बैक लोन स्कीम पेश की है। इस स्कीम के तहत सुनक ने एक सामान्य ऑनलाइन आवेदन के जरिए लघु उद्योगों को 2,000 से 50,000 पाउंड का 1 साल तक का बिना ब्याज का कर्ज 1 सप्ताह में उपलब्ध कराया है। इसके अलावा दूसरे अनुदानों और टैक्स भुगतान में माफी जैसी कई घोषणाएं की गई हैं। सुनक का कहना है कि लघु उद्योग देश की रीढ़ है और देश का एक बड़ा वर्ग जो इनकम टैक्स जमा करता है वह यहीं पर काम करता है। इसीलिए इस संकट के समय में इन उद्योगों को बचाना और उन्हें पूर्ण आर्थिक संरक्षण प्रदान करना और टैक्स भरने वालों की नौकरी बचाना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसी तरह कनाडा की संसद ने कोविड-19 राहत विधेयक पारित किया है, जिसे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से देश का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यक्रम कहा है। सभी दलों के हाउस ऑफ कॉमन्स और सीनेट के सदस्य सरकार के $52 अरब के वेज सब्सिडी प्रोग्राम का समर्थन करने के लिए सहमत हुए, जो कि करीब $42,000 तक की 75% कमाई को कवर करेगा। इसका लाभ लेने के लिए नियोक्ताओं को ये दिखाना होगा कि उन्हें पिछले साल की समान अवधि की तुलना में मार्च से राजस्व में कम से कम 15% या अप्रैल और मई में 30% की कमी की आशंका है। राहत पैकेज का उद्देश्य बिजनेस को इस सोच के साथ बढ़ावा देना है कि कर्मचारियों की छंटनी न हो सके।
तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा के ये उदाहरण बता रहे हैं कि इस वक्त सरकारों को ऐसे फैसले लेने की जरूरत है जो महामारी से जूझती जनता को न केवल तात्कालिक राहत दे बल्कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने के लिए भी प्रोत्साहित करे। ये समय सभी के लिए कठिन है, ऐसे में आसान फैसलों से बात नहीं बनेगी। हकीकत कड़वी है तो केवल ख्याली योजनाओं के पुलाव से जनता का पेट नहीं भरेगा। अभी सरकार की प्राथमिकता दाल रोटी के इंतजाम के साथ यह भी होनी चाहिए कि लॉकडाउन 3 के बाद देश में कोरोना का प्रसार कैसे रोका जाए और अर्थव्यवस्था पर लगा ब्रेक कैसे हटाया जाए। खैर, हबीब जालिब ने ठीक ही फरमाया है कि हम अहले दर्द ने ये राज आखिर पा लिया जालिब, हम अहले दर्द ने ये राज आखिर पा लिया जालिब कि दीप ऊंचे मकानों में हमारे खून से जलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।